है कि प्रेसिडेंट कैसे, देखिए ये भी सवाल प्लेन स्पेस दोनों का है। प्रेसिडेंट कैसे स्टेट लेजिस्लेचर को कंट्रोल करता है। प्रेसिडेंट कैसे स्टेट लेजिस्लेचर को कंट्रोल करता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस आस्पेक्ट टू यू। बड़ा इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट है कि कैसे स्टेट लेजिस्लेचर को कंट्रोल करता है। जो हमने एक वीटो पावर देखी, यह वीटो पावर हमने कहां पढ़ी थी? फॉर यूनियन। आराम से चलते हैं, समझ आएगा लोग। अब हम देखते हैं स्टेट को कैसे वीटो करता है। गॉट इट? हमने क्या पढ़ा? वीटो पावर ऑफ द यूनियन। हम क्या देखते हैं? स्टेट को कैसे वीटो करता है। तो जो प्रेसिडेंट के पास एक पावर है स्टेट को वीटो करने की, वो कैसे है? रिटर्न फॉर कंसिडरेशन ऑफ ए बिल। रिटर्न फॉर कंसिडरेशन ऑफ ए बिल। तो जो स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट अपना कंट्रोल करता है, उस कंट्रोल का रास्ता क्या है? उस कंट्रोल का रास्ता है कि वह बिल को स्टेट के पास वापस भेज देता है फॉर रिकंसिडरेशन, टू रिकंसीडर द बिल। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमेशा इस सवालों में पूछा जाता है। आप खोलिए आर्टिकल 201, ओपन आर्टिकल 201। देखिए आर्टिकल 111 हो गया जो हमने पहले पढ़ाया। अब हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स आर्टिकल 201। यू ओपन आर्टिकल 201। अगर आप आर्टिकल 201 खोलेंगे तो आपको यह जो मैं बताना चाह रहा हूं आप साफ साफ आपको दिख जाएगा कि बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन। जब एक बिल रिजर्व किया जाता है बाय गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इसका प्रोसेस क्या है? गवर्नर रिजर्व करेगा फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। राज्यपाल बिल को सुरक्षित रखेगा। राज्यपाल जो बिल आएगा, कोई बिल जो राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए स्टेट लेजिस्लेचर ने प्रस्तुत किया, उस बिल को राज्यपाल सुरक्षित कर देगा प्रेसिडेंट के संरक्षण के लिए। तो जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित या आरक्षित लगता है और तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। अनुमति देता है या रोक लेता है। इज क्लियर? कोई डाउट? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है कि एक बिल विधानसभा ने पास किया, वह बिल पास करने के बाद राज्यपाल के पास आया। अब राज्यपाल या तो उस बिल पर हस्ताक्षर करे या उसको वापस भेजे विधानसभा को विचारार्थ। इन दो परिस्थितियों के अलावा एक परिस्थिति और है कि वह उस बिल को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है।
he can keep the bill with himself for the consideration of the president। हम इस पर समझने की कोशिश करते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये करता। तो जब रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो क्या है, यह डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर ऑफ स्टेट की। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। अगर आप देखें तो जैसे राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है फॉर एड एंड एडवाइस, वैसे ही राज्य में राज्यपाल के पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जो एड एंड एडवाइस देता है। राज्यपाल उसी एड और एडवाइस के तहत काम करता है। लेकिन ये जो आर्टिकल 201 है यह डिस्क्रिशनरी पावर है। इसके लिए मंत्रिपरिषद के एड और एडवाइस की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? यस और नो? क्लियर नॉट क्लियर? तो एक सवाल प्रीलिम्स का यही बन गया कि जो आर्टिकल की कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें राज्यपाल के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। तो रिजर्वेशन ऑफ ए स्टेट बिल फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट। Therefore, in the case of any bill presented to the governor for his assent, after it has been passed by both the houses of the legislature of the state, now listen very carefully this line, governor may, instead of giving assent or withholding assent, giving assent or withholding assent, समझ नहीं आया तुरंत रोकिएगा मेरे को। गिविंग एसेंट और विथहोल्डिंग एसेंट, इसकी जगह पर यह करने के बजाय गिविंग एसेंट और विथहोल्डिंग एसेंट, इसकी जगह पर क्या कर सकता है, रिजर्व द बिल फॉर रिजर्व द बिल। क्लियर हो गया? गिरीश आता हूं, मनी बिल पे आता हूं, जस्ट वेट, मूव स्टेप वाइज, मैं आता हूं उस पर भी। तो जब कोई बिल प्रस्तुत किया जाता है गवर्नर के पास विधानसभा एवं विधान परिषद से पास करने के बाद, तो राज्यपाल बिल को एसेंट करने या विथहोल्ड करने के बजाय उस बिल को रिजर्व कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर हुआ? यह गवर्नर का डिस्क्रिशन है। व्हेन रिजर्वेशन इज कंपल्सरी, अगला सवाल प्रीलिम्स का, यह रिजर्वेशन कंपल्सरी क्यों है, कब है? एक ऐसा केस है, इन वन केस रिजर्वेशन इज कंपल्सरी, मीनिंग देयर बाई कि उन मामलों में गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना होगा। कब? जब हाई कोर्ट की पावर
एक परिस्थिति में बिल को प्रेसिडेंट के रिजर्वेशन के लिए कंपलसरी है, व्हेन, जब हाई कोर्ट की पावर को डेरोगेट या कम किया जा रहा है। आप पढ़िए सब सेक्शन 2 का 200 का सेकंड प्रोविजो, रीड द सेकंड प्रोविजो ऑफ सब सेक्शन 2। उसमें लास्ट लाइन है, derogate from the power of high court as to endanger the position which that court is by this constitution designed to fill। यह बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है। मिल गया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ बताइए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक जो बिल है वह राष्ट्रपति व राज्यपाल के पास आता है। राज्यपाल के पास दो संभावनाएं हैं, एसेंट दे या विथहोल्ड करे। उसकी जगह पे वो रिजर्व कर सकता है बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आप देखिए 3 लिंब आ गए। एक ऐसी परिस्थिति है जब रिजर्वेशन कंपलसरी है, जब हाई कोर्ट की शक्तियों को कम किया जा रहा हो। फाइन और नॉट फाइन। अब हम देखते हैं मनी बिल। मनी बिल के मुद्दे पर क्या होगा? इन केस ऑफ मनी बिल व्हाट गवर्नर में डू? इन केस ऑफ मनी बिल सो रिजर्व, अगर मनी बिल को रिजर्व किया गया, द प्रेसिडेंट में आइदर डिक्लेयर हिज असेंट और विथहोल्ड हिज असेंट। जब मनी बिल का मुद्दा आएगा तो जो बिल रिजर्व किया जाएगा, प्रेसिडेंट में आइदर डिक्लेयर हिज असेंट और विथहोल्ड हिज असेंट। बट इन ए केस ऑफ ए बिल अदर देन मनी बिल, अब मनी बिल अदर देन मनी बिल, मनी बिल एंड अदर देन मनी बिल। मनी बिल में क्या करेगा? एसेंट और विथहोल्ड। क्लियर? लेकिन जो केस इन द केस ऑफ बिल अदर देन मनी बिल, वह इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग हिज एसेंट और रिफ्यूजिंग इट, direct the governor to return the bill to the legislature for reconsideration, may send for reconsideration to the legislature। ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल गलत हो जाता है जनरली। मैं फिर से रिपोर्ट कर रहा हूं। जो मनी बिल का मुद्दा है उसमें या तो एसेंट करेगा या एसेंट को विथहोल्ड करेगा। लेकिन जो बिल अदर देन मनी बिल है, प्रेसिडेंट इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग इन एसेंट और रिफ्यूजिंग इट, या तो एसेंट करेगा, रिफ्यूज, उसकी जगह क्या बोल सकता है? वह गवर्नर को वापस भेज सकता है, यह कहते हुए कि लेजिस्लेचर इसको रिकंसीडर करे। जो अदर देन मनी बिल का केस है, द लेजिस्लेटर मस्ट कंसीडर द बिल विद इन 6 मंथ। अब इसमें क्या होगा? भेजा तो लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर 6 मंथ में कंसीडर करे। सिक्स मंथ के अंदर कंसीडर करे। तो जो उसने मनी बिल के अलावा जो अदर बिल है जो उसने वापस भेजा, तो लेजिस्लेचर उसको 6 महीने के अंदर कंसीडर करे और उसको फिर पास करे, और बिल फिर से उसके बाद क्या है?
बिल फिर प्रेसिडेंट के पास आएगा। बिल अगेन कम टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन, और फिर इसको प्रेजेंट किया जाएगा। बट लेकिन यह प्रेसिडेंट पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वह उसको स्वीकार करे, लेकिन नो ऑब्लिगेशन ऑन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट इट। इस क्लियर? किसको क्लियर नहीं हुआ? तो अगर हम इसको हम थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि यह स्पष्ट हो रहा है इस व्याख्या से कि जो बिल रिजर्व किया जा रहा है प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए, वह तब तक कोई लीगल इफेक्ट नहीं रखेगा जब तक प्रेसिडेंट अपना एसेंट नहीं देता है। और संविधान कोई ऐसी सीमा अवधि तय नहीं करता है, नो टाइम लिमिट इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रेसिडेंट कब अपने एसेंट को दरे, कब तक विथहोल्ड करे। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया? यह प्रेसिडेंट के लिए ओपन हो गया कि वह जब तक चाहे अपने पास पेंडिंग रखे। वह इनडिफिनिट पीरियड में पेंडिंग रख सकता है विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज माइंड। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? बताओ। एनी कंफ्यूजन? आप इसको फिर से, आप चार्ट को फिर से देखो। यू रीड द चार्ट अगेन, देन टेल मी। यहां से प्रीलिम्स का सवाल बनेगा, गलत हो जाएगा। फ्रॉम दिस पॉइंट द क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स विल बी मेड, और रॉन्ग हो जाएगा। देयरफॉर यू सी वेरी केयरफुली ऑफ दिस चार्ट। आप इस चार्ट को अपनी कॉपी बना लो। आप इस चार्ट को अपनी कॉपी बना लो। मेक दिस चार्ट इन योर कॉपी। क्लियर हो गया? अगर हम और कॉन्स्टिट्यूशन को देखने की कोशिश करें तो जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी स्टेट बिल को गवर्नर जनरल के एसेंट के लिए रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इंडिया ने एक जो फेडरेशन लिया है वह कनाडियन सिस्टम को लिया है। जो कनाडियन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गवर्नर जनरल के पास पावर है नॉट ओनली ऑफ रिफ्यूजिंग हिज एसेंट टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेशन which has been reserved by the governor for the signification of the government assent, but also directly disallowances the provincial act. तो जो पावर भारत की है, this power has in fact has been exercised by the Canadian government not only on the ground of encroachment upon the dominion powers but also on ground of policy. तो जो भारत में, लेकिन भारत में देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर ए डायरेक्ट डिसअलाउंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, नो प्रोविजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा में है इस यहां पर नो प्रोविजन टू डिसअलाउ डायरेक्टली डिसअलाउ करने का कोई प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जो प्रोविजन है वह राज्यपाल के द्वारा जब रिजर्व किया जाता है और राष्ट्रपति के विचारार्थ सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है उसी समय इस पावर का जन्म होता है, तभी यह पावर एक्सरसाइज कर सकता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कोई डायरेक्ट डिसअलाउंसेस नहीं होता है। दूसरी बात, क्या प्रेसिडेंट गवर्नर को डायरेक्ट कर सकता है? दूसरा देखिए सिचुएशन, इमेजिन ए डिफरेंट सिचुएशन। द प्रेसिडेंट क्या डायरेक्ट कर सकता है गवर्नर को
to return the bill to the state legislature for the reconsideration. If the legislature again passes the bill by an ordinary majority, the bill shall be presented again to the president for reconsideration. Answer क्या होगा? The president may also direct the governor to return bill to the state legislature for reconsideration. अगर कोई लेजिस्लेचर, देखिए अब ये आपने एक बार, जस्ट लिसन केयरफुली, आपने एक बार बिल को पास किया, बिल गया गवर्नर के पास, गवर्नर ने क्या किया? राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रस्तुत किया, राष्ट्रपति ने उसको वापस भेजा कि आप इसको फिर से रिवाइज करो, रेक्टिफाई करो, मॉडिफाई करो, जो कुछ भी निर्देश दिया हो। क्या उस निर्देश के बाद स्टेट लेजिस्लेचर ने फिर भेजा और राज्यपाल से फिर राष्ट्रपति के पास गया, क्या राष्ट्रपति दोबारा फिर भेज सकता है? आंसर यस। राष्ट्रपति में अगेन रिफर बैक टू द स्टेट लेजिस्लेचर। इट्स क्लियर? देयर इज नो बाउंडेशन ऑन द राष्ट्रपति और द प्रेसिडेंट not to direct to the state legislature to revisit on the past legislature again. दोबारा अगर राज्य की विधानसभा या विधान परिषद, राज्य की विधानसभा ने फिर से पास करके भेज दिया है, तो राष्ट्रपति के पास पूरी शक्ति है दोबारा पुनः भेजने की। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर योर प्री एग्जाम। मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा। अगर राष्ट्रपति अपने एसेंट को रिफ्यूज कर देता है तो क्या हो गया? बिल फेल हो जाएगा। जैसा हमने वीटो में पढ़ा, ओवर राइडिंग पावर ऑफ लेजिस्लेचर, overriding power of legislature। ये हमने क्या पढ़ा था कि अगर जो एक फ्रेंच वीटो है और अमेरिकन वीटो है, दोनों में फर्क क्या है? इसमें है सिंपल मेजॉरिटी, इसमें है स्पेशल मेजॉरिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एग्जीक्यूटिव ने वीटो लगा दिया, यस देयर इज नो बार, आदित्य, यस राष्ट्रपति कैन डायरेक्ट, देयर इज नो बार, लेकिन जनरली गवर्नर रखता है, राष्ट्रपति के लिए कोई बार नहीं है। फ्रेंच वीटो, अमेरिकन वीटो, फ्रेंच वीटो, अमेरिकन वीटो, फ्रेंच वीटो, अमेरिकन वीटो। आदित्य का एक सवाल है, अच्छा सवाल है, कि क्या प्रेसिडेंट गवर्नर को डायरेक्ट कर सकता है टू रिजर्व बिल फॉर कंसिडरेशन? देखिए, अगर आप एक्ट पढ़िए कोई ऐसा बार दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज पढ़िए तो क्या है, गवर्नर उस बात को स्टार्ट करता, इनिशिएट करता है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिकल सेंस में देखें, तो राष्ट्रपति को अगर कोई, राष्ट्रपति क्या करता है, सारा काम करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पे। तो मंत्रिपरिषद इनडायरेक्टली इस बात का डायरेक्शन दे सकती है कि आप, लेकिन अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज देखें तो गवर्नर को ताकत दी गई है। लेकिन अगर आप देखें एक पार्टी पॉलिटिक्स में, एक प्रैक्टिकल व्यू में, तो राष्ट्रपति इसका डायरेक्शन दे भी सकता है। लोकसभा राज्यसभा से क्या मतलब? राज मिश्रा, राज्यसभा या लोकसभा के संबंध में यह पावर नहीं है। यार ये आपका सवाल समझ नहीं आ रहा है। गिरीश शुक्ला, क्या संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को वीटो करने की शक्ति है? आप आंसर जानते हो तो आप क्यों लिखते हो? अपना ज्ञान मत दिखाने की कोशिश करो। अगर आप ये लिख रहे हो तो आपको पता है ये चीज। जब पढ़ाएंगे संविधान संशोधन, आई विल एक्सप्लेन दिस।
तो एक फ्रेंच वीटो है, एक अमेरिकन वीटो है। सिंपल मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी है। एक सिंपल मेजॉरिटी है, एक स्पेशल मेजॉरिटी है। तो हम किस सवाल पे आ गए हैं? सवाल हम इस पे आ गए हैं कि जो हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो यह कह सके कि जो राष्ट्रपति का यह अधिकार है, इस अधिकार को किसी तरह से ओवरराइड किया सकता। तो हम इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? देयर इज नो मीन्स ऑफ ओवरराइडिंग द प्रेसिडेंट वीटो इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन। अगर इसको आप यूनियन से, स्टेट से कंपेयर करें तो यूनियन में क्या है? अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को वापस भेजता है पुनर्विचार के लिए और संसद उसको पास करके भेज देती है, तो राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। तो व्हाट यू कैन से कि जो राष्ट्रपति का वीटो है, इट इज ओवर रिडन बाय द सिंपल मेजॉरिटी लाइक फ्रेंच वीटो। लेकिन अगर इसको हम स्टेट के संदर्भ में देखें तो स्टेट के संदर्भ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो राष्ट्रपति के इस अधिकार पर कोई किसी तरह का अंकुश लगा सके। तो ये क्या हो गया? यह एक एब्सोल्यूट पावर है। यही आपके प्रीलिम्स में आएगा, एब्सोल्यूट पावर है। गॉट इट? राज मिश्रा, मैंने अभी कहा है कि प्रेसिडेंट दोबारा वापस कर सकता है। मैंने कहां कहा? आप लोग सुनते क्यों नहीं? मैंने साफ साफ कहा है कि प्रेसिडेंट दोबारा, मैंने उस पर 5 मिनट लगाए हैं कि प्रेसिडेंट उसको दोबारा भी वापस कर सकता है। आप फिर से सुनिएगा मेरे लेक्चर को, प्रेसिडेंट दोबारा फिर से वापस कर सकता है। अब ये एब्सोल्यूट पावर है। कई बार लगता है मैं कैसे कोशिश करूं समझाने की, कई लोग इतने ज्यादा स्लो हो आप लोग कि कितना भी बेसिक क्या है कि मेरी क्लास थोड़ा सा एडवांस लोगों के लिए है, बहुत बिगिनर्स के लिए नहीं होती है। जितने ज्यादा स्लो हो आप, बहुत दिक्कत होती है। जैसे राज मिश्रा का सवाल है, वो एक 5 मिनट के लेक्चर के बाद अगर सवाल जनरेट हो रहा है तो लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे हो। राज मिश्रा, इस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का सवाल नहीं कर रहा हूं मैं। सेंट्रल स्टेट में मैं अभी आया हूं, उसके पहले मैं स्टेट गवर्नमेंट की ही बात कर रहा था। अब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बात कर रहा हूं। सुनो इसको केयरफुली आप। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कई बार लगता है आई एम फेल्ड एज ए टीचर अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर केंद्र का कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है। उसको राष्ट्रपति संसद के पास भेज सकता है। अगर संसद ने उसको सामान्य बहुमत से पास कर दिया तो राष्ट्रपति के पास कोई चारा नहीं है एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट इट। अब आते हैं इसको हम राज्य के संदर्भ में। जो राज्य के संदर्भ में यह प्रेसिडेंट का पावर है, यह एब्सोल्यूट है। इसको विधानसभा, इसको संसद की ताकत से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? तो जो स्टेट लेजिस्लेचर के विधेयक को, आप इसको एक लाइन में याद करो, आपका काम हो जाएगा प्री का, कि स्टेट लेजिस्लेचर के विधेयक को डिसअलाउ करने का, वापस करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति के पास, वह एब्सोल्यूट है। चूंकि ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है जो राष्ट्रपति को बाध्य कर सके कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करे। आप याद करो, मैं स्टेट लेजिस्लेचर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, राज्य के संदर्भ में है। तो यूनियन कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन विच शैल बी एब्सोल्यूट।
and no grounds are limited by the constitution upon which the president shall be entitled to refuse his assent. तो कोई भी संविधान का प्रावधान नहीं है जो राष्ट्रपति को किसी तरह से बाध्य कर सके। जैसा जो रिजर्वेशन बाय गवर्नर है, यह हम लोग याद रखना चाहिए कि गवर्नर राष्ट्रपति का नॉमिनी होता है। तो सो द पावर ऑफ डायरेक्ट डिसअलाउंसेस विल बी वर्चुअली अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट थ्रू द गवर्नर। जो आदित्य का सवाल है उसी का आंसर कर रहा हूं कि जो गवर्नर है वो राष्ट्रपति का नॉमिनी होता है, इसलिए जो डिसअलाउंस का पावर है वह अवेलेबल किसको है? वह राष्ट्रपति को है। नाउ कम टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। मैंने कई बार कहा है यार कि मैं सिर्फ आईएएस के एग्जाम के लिए पढ़ाता हूं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा लेक्चर को हाई स्टैंडर्ड ले जाना मजबूरी है। जो लोग नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं या जिनकी अंडरस्टैंडिंग स्लो है, वो लक्ष्मीकांत की किताब को पढ़ के आने की कोशिश करें। जिसकी भी अंडरस्टैंडिंग स्लो है, जो लोग नए आ रहे हैं, वो लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ के आने का प्रयास करें। अगर मैं लेक्चर को स्टैंडर्ड लो कर दूंगा तो आईएएस की पढ़ाई नहीं रह जाएगी। और मैं बार बार कह चुका हूं, मैं सिर्फ आईएएस के लिए पढ़ाता हूं। अगर आपको आईएएस का एग्जाम नहीं देना है तो मेरा क्लास अटेंड करने का कोई पर्पस नहीं है। सिर्फ वही लोग क्लास अटेंड करें जो आईएएस का एग्जाम देते हैं। जो आईएएस नहीं देना है बिल्कुल अटेंड मत करिए आप। अगर आपको कहते हैं टीजीटी का देना है, आपको लोअर सबऑर्डिनेट देना है, कोई छोटा मोटा एग्जाम देना, तो कोई पर्पस नहीं है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ये बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है। आप पढ़िए आर्टिकल 123। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्यों दी गई है, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्यों है, क्या रीजन है और यह क्यों दी गई है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे अपने पूरे लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए। तो आर्टिकल 123 है, उसमें क्या है? पावर टू लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंस। पावर टू लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंस। तो इसको आप और कह सकते हैं कार्यपालिका द्वारा विधायन। कार्यपालिका द्वारा विधायन। आप और कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, टूट रहा है। हम इस आर्टिकल 123 को हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। यह क्या है? पावर टू लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंस। इसका मतलब क्या हो गया? कार्यपालिका द्वारा विधायन। इसका और मतलब क्या हम कह सकते हैं कि जो एक सेपरेशन ऑफ पावर है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन के बीच में, वह टूट रहा है। तो प्रेसिडेंट को यह पावर दी गई है लेजिस्लेट के लिए, एक ऑर्डिनेंस के लिए। वह कब दी गई है? अब यह दी के गई है व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल when it is not possible by parliament। यह अधिकार कब दिया गया है? when it is not possible by parliament। जो पार्लियामेंट्री जो प्रक्रिया है उसके द्वारा नहीं पॉसिबल है और इमीडिएट किसी तरह की कार्यवाही की आवश्यकता है। तो जो ऑर्डिनेंस है यह उन परिस्थितियों के लिए बना है जिन परिस्थितियों में पार्लियामेंट के द्वारा यह कर पाना आसान नहीं है। तो अगर हम आर्टिकल 123 को समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 123 क्या कहता है कि जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन न हो रहा हो, दोनों सदनों का अधिवेशन
एक सदन नहीं, दोनों सदनों। इसको हम एबीसी करते हैं, आपको याद हो जाएगा। ऑर्डिनेंस कब हो सकता है? ए, दोनों सदनों का अधिवेशन न हो रहा हो। When both the parliament is not functioning, ये क्या है? जब दोनों सदनों का अधिवेशन न हो रहा हो। बी, कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों। अब इंग्लिश भी कर देंगे, जस्ट वेट, हिंदी वाले बहुत ज़्यादा हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों और कानून बनाने की आवश्यकता हो। ठीक है, पहला क्या है? दोनों सदनों का अधिवेशन न हो रहा हो, कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई हैं जिससे कानून बनाने की आवश्यकता हो। सी, अध्यादेश जारी हो सकता है। अगर ए और बी आ रहा है तो सी हो सकता है, तब अध्यादेश, अगर ए और बी पूरा हो जा रहा है तो अध्यादेश जारी हो सकता है। यह अध्यादेश जारी हो सकता है और कानून के समान मान्य होगा। यह कानून के समान मान्य होगा। तो जो अध्यादेश जारी होगा वह कानून के समान जारी होगा। लेकिन प्रतिबंध है, यह तो हो गया। अब आते हैं प्रतिबंध। अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति पर प्रतिबंध क्या है? राष्ट्रपति पर प्रतिबंध क्या है? अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति पर प्रतिबंध क्या है? यह अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन यह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। इस अधिकार पर कुछ प्रतिबंध है। अब प्रतिबंध क्या क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक्ट से निकाल रहा हूं, मेरे को याद गया, ऐसा नहीं कि मैं जानता हूं, वही निकाल रहा हूं। पहला क्या है? ए, संसद का अधिवेशन न हो रहा हो। संसद का अधिवेशन न हो रहा हो। पहला प्रतिबंध क्या है? अब सवाल स्पेसिफिकली आएगा आपके मेंस में, कि प्रीलिम्स या मेंस में, कि अध्यादेश जारी करने पर राष्ट्रपति के ऊपर प्रतिबंध क्या क्या है। पहला क्या है? उस समय जारी किया जा सकता है जब संसद का अधिवेशन न हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? यदि संसद के केवल एक सदन का अधिवेशन चल रहा हो तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। फिर ध्यान सुनिए, अध्यादेश कब? जब संसद, अगर आप आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करें आपको साफ साफ दिख जाएगा कि जब प्रथम कोई भी अध्यादेश केवल उसी समय जारी किया सकता है जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो। इसका सबसे उल्लेखनीय तथ्य क्या है? यदि संसद के केवल एक सदन का अधिवेशन चल रहा हो तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। यू गॉट दिस पॉइंट? यहीं आपका सवाल गलत होगा, यहीं पर आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सेम चीज को, कि एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन, द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट विच रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम टू
take immediate action. He may promulgate such ordinances as the circumstances appear to require him. इसको आप इंटरप्रेट फिर से करो, मैं फिर से कर रहा हूं पहले पॉइंट को, संसद का अधिवेशन न हो रहा हो, इसका मतलब क्या हो गया? यदि संसद के केवल एक सदन का अधिवेशन चल रहा हो तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अगर आप लैंग्वेज पढ़ें तो लैंग्वेज को आप साफ साफ दिख जाएगा, विन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मिल गया, इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन। अगर दोनों सदन का अधिवेशन चल रहा है, आप फिर से पढ़िए लैंग्वेज, अगर दोनों सदन का अधिवेशन चल रहा है तब अध्यादेश जारी नहीं हो सकता है। अगर एक सदन का अधिवेशन चल रहा है तो अध्यादेश जारी हो सकता है। यू गॉट इट? यह सवाल प्रीलिम्स में आ चुका है कुछ साल पहले और मेजॉरिटी लॉट ने गलत कर दिया था, because they were unable to appreciate the wording when both session. If you read the opening line of Article 123, we'll get the clear cut. When both session, what is the 123 opening line? If at any time except when both houses of parliament are in session. What does it mean? If one houses of parliament in session, then also the ordinance can be issued. It's clear or not clear? ये सवाल प्रीलिम में गलत नहीं होना चाहिए. That's why I'm repeating again, because when this question came, majority has gone wrong. तो संसद का अधिवेशन न हो रहा हो, अगर एक सदन का अधिवेशन है तब जारी हो सकता है। अगला इस पर क्या है? अगला है 6 सप्ताह, जितना संभव हो सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो उसमें क्या है? अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के बाद, जितना जल्दी हो अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद निष्प्रभावी। थोड़ा सा 2 मिनट टाइम इसमें लगाते हैं हम लोग। तो व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट? लैंग्वेज सेइंग दैट कि जो ऑर्डिनेंस प्रोमुलेट किया गया shall be laid before both house of parliament and shall cease to operate at the expiration of 6 weeks from the reassembly reassembly. जब रीअसेंबली होगी, पार्लियामेंट के रीअसेंबली के 6 वीक के अंदर, 6 वीक के बाद यह निष्प्रभावी होगा। और इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड रेजोल्यूशन अप्रूविंग इट आर पास बाय बोथ हाउसेस, या और रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग, दोनों समझिए, कोशिश करिएगा। या तो अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद, जब से रीअसेंबली होती है उसके 6 सप्ताह बाद निष्प्रभावी होगा, या जब बोथ हाउसेज, जो बोथ हाउसेज हैं, बाय बोथ हाउसेज, जो बोथ हाउसेज हैं, इन बोथ हाउसेज के द्वारा अगर डिसअप्रूव कर दिया जाए, डी मे बी withdrawn by president.
राष्ट्रपति के द्वारा इसको विड्रॉ कर लिया जाए। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो 6 सप्ताह के बीच है, और अगर इसी बीच संसद अगर प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे तब हो जाएगा। और राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर संविधान के अनुसार कानून बनाने का अधिकार है। ई संसद को जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है उन्हीं पर अध्यादेश जारी हो सकता है। जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी हो सकता है। एक आप आर्टिकल 85 से चीज और निकालने की कोशिश करिए। आर्टिकल 85 आप खोलिए, वो क्या बोलता है? संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जस्ट इंटरप्रेट दिस प्रोविजन। आर्टिकल 85 मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उसमें कहा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? तो संसद का अधिवेशन 6 माह के अंदर होना आवश्यक है, और अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक अध्यादेश प्रभावी रहता है। इसका मतलब क्या हो गया? कोई अध्यादेश अधिक से अधिक 3.5 महीने तक लागू हो सकता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसको मैंने आपके लिए आर्टिकल 85 से इंटरप्रेट किया है। संसद के दोनों सदनों के बीच मैक्सिमम 6 माह का वक्त लग सकता है। कोई अध्यादेश, अगर इसको इंटरप्रेट करें कि संसद के दोनों सदनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है, और कोई भी अध्यादेश संसद की असेंबली के बाद 6 सप्ताह तक ही काम कर सकता है। अगर आप इनको देखने की कोशिश करें और फिर देखने की कोशिश करें कि 6 महीने और 6 सप्ताह के बीच का इक्वेशन निकालें, तो कोई अध्यादेश 7.5 माह 7.5 महीने तक लागू हो सकता है। 6 महीना प्लस 6 वीक, गलत टाइप हो गया। गॉट इट? मतलब क्या हो गया? अगर आपने सदन के समाप्त होने के दिन भी अध्यादेश जारी किया तो 6 महीने का वो गैप होगा, और रीअसेंबली के बाद 6 वीक, तो 6 महीना प्लस 6 वीक कितना हो गया? 7.5 महीना। क्लियर नहीं हुआ? यस अंजलि सिंह, यस यू आर राइट। यस, क्लियर हो गया? चलो, सॉरी, देखो मुझसे मिस्टेक को आपने ध्यान नहीं दिया। अब जो ये भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो शक्ति है इस रूप में संसार के किसी और जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके प्रधान को प्राप्त नहीं है। अमेरिका या फ्रांस के राष्ट्रपति को देखें तो उनकी जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वह संसद द्वारा दी जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिन विषयों पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति को संसद ने राष्ट्रपति को प्रदान किया है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता।
अब फर्क देखिए, यह क्या हो गई, यह शक्ति संसद के कोलैटरल हो गई है। ठीक है, अमेरिका और फ्रांस में क्या है, संसद शक्ति प्रदान करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिन विषयों पर ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति को संसद ने राष्ट्रपति को प्रदान की है, उसके अलावा किसी और पर राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस नहीं इशू कर सकता है। तो संविधान का एक ऐसा उपबंध है जो भारत के राष्ट्रपति को एक अतिरिक्त शक्ति देता है। तो आर्टिकल 123 को अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या बोलता है, केवल असाधारण और अत्यंत आवश्यक, ओनली ऑन द इमरजेंसी सिचुएशन, इसको जारी करना चाहिए और राष्ट्रपति के सेटिस्फैक्शन पर किया जाना चाहिए। किसी अध्यादेश को जारी करने का कारण बताने की आवश्यकता राष्ट्रपति के पास नहीं है। और इसी तरह की शक्ति राज्यपाल को भी दी गई है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह शक्ति क्यों दी गई। अब हम आते हैं मेंस की तरफ। जो मेंस का सवाल आएगा कि व्हाई द पावर हैज बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट टू इशू द ऑर्डिनेंस, ऐसे सवाल आता है ना मेंस का। मेंस वाले आपसे 123 तो आपसे लिखाएंगे, लेकिन ये भी आपसे लिखा लेंगे कि जो राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है ऑर्डिनेंस मेकिंग का, यह पावर क्यों दिया गया है। इफ वी सी द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इन नो कंट्री एक्सेप्ट इंडिया द एग्जीक्यूटिव इज वेस्टेड विद लेजिस्लेटिव पावर। पॉइंट नंबर 1, इफ वी सी द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, no country except India has the executive, where the executive has the power of the legislative power. The Indian Constitution expressly conferred the power to the president. Why? To meet with a serious situation. Why? अब आंसर दिया है, why? To meet, यही आप लिखिएगा, to meet with the serious situation when parliament is not functioning. यह सवाल मेंस में आज नहीं तो कल आएगा कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर राष्ट्रपति को क्यों दी गई है। तो आंसर कहां स्टार्ट होगा कि टू मीट विद द सिचुएशन, to meet with the extraordinary situations when parliament is not functioning. Got it? or any problem? किसको दिक्कत हो रही है? पॉइंट नंबर 2, एग्जीक्यूटिव में मस्ट हैव द पावर टू, एग्जीक्यूटिव must have the power to deal with extraordinary situation. क्लियर हो गया? 2 पॉइंट आप पास आ गए। चलिए 2 पॉइंट आप और देते हैं, चूंकि सवाल आएगा आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। तो पहला क्या हो गया? टू मीट विद द सिचुएशन व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग। दूसरा, एग्जीक्यूटिव मस्ट हैव द पावर टू टेक इमीडिएट एक्शन बाय इशूइंग ऑर्डिनेंस। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो इसके कारण एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को इस्तेमाल, अब देखिए मिसयूज, इसको मिसयूज किया गया है। कैसे किया गया मिसयूज? एक बिहार के आदमी ने रिसर्च किया। उसने क्या किया कि 1967 टू 1981 256 ऑर्डिनेंस इशू हुए बिहार में।
1961 टू 1981 267 ऑर्डिनेंस इशू हुए बिहार में, गवर्नर ने किया, और यह 14 साल तक चलते रहे रीप्रोमulgation करके, कि आपने पहले एक बार इनको किया और आपने इसको फिर रीप्रोमulgate, पहले आपने इसको इशू किया, आपने फिर इशू कर दिया। तो 14 साल तक ये 256 ऑर्डिनेंस चलते रहे। इन 256 ऑर्डिनेंस में से जो 69 आर्टिकल थे, 256 में से 69 कई बार रीप्रोमulgate हुए, कई बार इनको फिर से कई बार ये रीप्रोमulgate हुए। जो 256 में से 69 ऐसे अध्यादेश थे जो कई बार रीप्रोमulgate किए गए, कई बार उनको लाया गया, और विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कैसे किए गए? विथ प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से इनको कई बार अस्तित्व में लाया गया। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव ने लेजिस्लेचर की पावर को यूजरअप कर लिया, एग्जीक्यूटिव ने लेजिस्लेचर की पावर को अपने अंदर ले लिया। तो यह एक कमजोरी है। मेरे ख्याल से इट्स इनफ फॉर द डे, इट्स अ लॉन्ग सेशन ऑफ द डे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू एज मच एज पॉसिबल. In case some shortcomings is available, I will like to handle it. देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर इस बात को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है, उसका दो रीज़न हो सकता है। एक उसका दो रीज़न हो सकता है। रीज़न नंबर वन कि मैं समझाने में फेल हो जा रहा हूँ। रीजन नंबर 2, आपका बेस कमजोर है। जिसका बेस कमजोर है उसके लिए थोड़ा सा समस्या है, कम से कम मेरे क्लास में। आपको जरूरत है कि आप थोड़ा से बेस स्ट्रांग करके आइए। अगर आप थोड़ा सा बेस स्ट्रांग करके आएंगे तो अपने को पढ़ाने में आसानी होगी, आपको पढ़ने में आसानी होगी। यह मैं समझ सकता हूं कि जो इलाहाबाद के बहुत से बच्चे हैं उनका बेस बड़ा वीक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती, उन्हें पढ़ा नहीं है, तो उनके लिए मेरी ये सिफारिश है, गुजारिश है, सलाह है कि आप लोग थोड़ा से पढ़ के आइए। अगर लगता है कहीं मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा अपने आप को इम्प्रूव करने की। आप बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आई एम मेनली कंसंट्रेटिंग ऑन द IAS एग्ज़ाम्स। तो मैं जो मेरे पास छात्र आता है मैं हमेशा बताता हूँ, यार मैं IAS के लिए पढ़ाता हूँ। अगर आपको IAS के अलावा कोई और एग्ज़ाम देना है तो शायद मेरे लिए बहुत आसान नहीं होगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं दरोगा का एग्ज़ाम देते हैं, TGT का एग्ज़ाम देते हैं, लोअर सबऑर्डिनेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो शायद उस एग्ज़ाम के लिए यह लेक्चर नहीं है, उस एग्ज़ाम के लिए लेक्चर नहीं है, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा कहते हैं बहुत एनालिटिकल है, बहुत ज़्यादा वह चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कहीं मिलती नहीं है। तो शायद बहुत बेहतर नहीं होगा आपको एक क्लास अटेंड करना अगर आप क्लास 3 और क्लास 3 की नौकरी दे रहे हैं। IAS PCS का स्तर ऑलमोस्ट एक हो रहा है, खासकर UP PCS बहुत तेज़ी से IAS के स्तर की तरफ आ रहा है। तो अगर आपने इस ढंग से आप तैयारी करने की कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल से PCS का एग्ज़ाम आसान हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने IAS की तैयारी ठीक से की तो PCS का एग्ज़ाम एक केक वॉक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से पास करेंगे। मेरा यह अनुभव रहा है कि जिन जिन लोगों ने IAS की अच्छी से तैयारी की है वो PCS में अच्छी पोजीशन प्राप्त कर गए हैं और उन्होंने सफलता प्राप्त की है। आपको भी प्राप्त हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जिसको लगता है कि लेक्चर टफ है, लेक्चर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, क्या लेक्चर के कॉन्सेप्ट उसके हाथ में नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए मेरी सिफारिश है थोड़ा से आप पहले से पढ़ के आएं। क्या राष्ट्रपति द्वारा राज्य के मामले में अनुमति नहीं देने का कोई उदाहरण में नहीं दिख रहा है? कैसी अनुमति? आस्तिक राज सवाल को और क्लियर करो तो समझ में आएगा। अगर आपका सवाल ये है कि कोई ऐसा विधायन है
जो राज्यपाल ने राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित किया है और राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दिया है, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, अगर आपका ये तात्पर्य है तो। दूसरा, अगर आप थोड़ा से मैं अपने छात्रों को सलाह देता हूं कि आप आईएएस का प्रीलिम्स और मेंस दोनों पेपर देखें। अगर आप दोनों पेपर देखते हैं तो आपको एक इंसाइट डेवलप होगी और आपको क्वेश्चन को कंट्रोल करने में सुविधा प्राप्त होगी। यस गिरीश शुक्ला, यू आर राइट। बिहार में जो 1967 से 81 तक 256 इतिहास जारी किए गए वह राज्यपाल के द्वारा किए गए, और कई ऐसे थे जो राष्ट्रपति की सिफारिश पे मैंने लिख दिया था कि राष्ट्रपति का उसमें परमिशन लिया गया। तो जो पावर राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की है वही राज्यपाल के पास है, या दिल्ली में मिलते हैं। ये क्या है, अगर हम एक चीज और देखने की कोशिश करें तो जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उसका सत्ता दुरुपयोग करती है, इसमें कोई दो राय बात नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि इसका मिसयूज किस तरह होता है। तो एक सवाल ये इंटरव्यू के लिए बहुत पूछा जाता है कि जो ऑर्डिनेंस बनाया जाता है, खासकर ये पॉलिटिकल साइंस के लॉ के बच्चों से बहुत पूछा गया है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का क्या मिसयूज होता है, क्या कि मिसयूज किस तरह से होता है। तो एक एग्जाम्पल आपके पास है कि ऐसा किया गया। ऐसे और एग्जाम्पल्स, मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन दिया टू अंडरस्टैंड इट। कोई और सवाल किसी का? अगर पीसीएस देना, देखिए आईएएस और पीसीएस ऑलमोस्ट बड़े भाई छोटे भाई टाइप के हैं, राम लक्ष्मण टाइप के हैं। पीसीएस और आईएएस की तैयारी में फर्क नहीं है। पीसीएस का एग्जाम आईएएस से आसान होता है। अगर आप आईएएस के लेवल पे, अगर आप देखें जितने लोग पीसीएस हो रहे हैं उसमें मेजॉरिटी लोग कौन से होते हैं, जो आईएएस की तैयारी करते हैं। आईएएस की तैयारी किए हुए आदमी को बीट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई आदमी सिर्फ पीसीएस के लिए पढ़ रहा है, उससे आईएएस की तैयारी किया हुआ लड़का अगर टकराएगा तो आप उससे नहीं बीट कर पाओगे। पीसीएस में होता क्या है कि एक लेवल के उम्मीदवार, जैसे इंजीनियर्स नहीं आते हैं, आईआईटी वाले नहीं आते हैं, एमबीबीएस नहीं आते हैं, इसलिए पीसीएस का एग्जाम आसान हो जाता है इन कंपैरिजन टू द आईएएस। पीसीएस ये आसान क्यों है कि पीसीएस ये में सिर्फ लॉ के स्टूडेंट हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद नहीं आती है। यस अंजलि सिंह, ये मैंने कहा कि प्रेसिडेंट बताने के लिए बाध्य नहीं है कि उसने ऑर्डिनेंस क्यों प्रोमulgate किया। नहीं हो सकता, गिरीश शुक्ला नहीं हो सकता। न्यायालय की अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। मैंने कहा कि इस बात का सवाल नहीं किया जा सकता है कि क्यों राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस इशू किया है। ऑर्डिनेंस में जो राष्ट्रपति का सेटिस्फैक्शन है उस पर सवाल नहीं हो सकता है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। मेरे ख्याल से कोई और सवाल अगर नहीं हो तो हम इसको क्लोज करते हैं। कल परसों आपका जो सवाल है वो कहते हैं, आपका जो क्लास है वो क्लास है ज्योग्राफी का, तो आप लोग ज्योग्राफी का क्लास कर लें। एक दिन में 2 क्लास थोड़ा दिक्कत होती है। जैसे ही आप लोगों का जैसे आपका कहते हैं पीसीएस का कोर्स पूरा हो जाएगा, देन वी विल अगेन रीस्ट्रक्चर योर क्लासेस। यस कृष्ण चतुर्वेदी, आप कहना ठीक है। अगर आईएएस की तैयारी हो गई है, पीसीएस बड़ा आसान एग्जाम है, आपको हो जाएगा। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। टेक केयर, विल सी यू सून।